सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम करेंगे। अब ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने एक बार और कराया है, तो इस प्रॉब्लम को तुम एज अ प्रैक्टिस मान सकते हो। टफ बिल्कुल भी नहीं है ये प्रॉब्लम, बस ना इसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में क्या कहा है कि हमारे पास एक वेज है जिसका मास m0 है। फिर यहाँ पे एक पुली लगी हुई है वेज से। फिर m1 और m2 दो ब्लॉक्स हैं। ओके, हमसे कहा है कि m2 का मास m1 से ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम में पूछा है कि वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है। ओके, तो वेज जो है किस तरफ मूव करेगा। वैसे तो तुम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो कि ये मूव करेगा, पर जब यहाँ दे ही दिया है कि m2 का मास ज़्यादा है तो हम लोग देख कर ही बता सकते हैं। देखो कैसे, m2 का मास ज़्यादा है यानी कि जो इस डायरेक्शन में होगा m2g साइन थीटा, वो m1g साइन थीटा से ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि m2 m1 से ज़्यादा है। तो ये इस तरफ एस्केलरेट करेगा, राइट। मतलब m1 और m2 जो है ये इस डायरेक्शन में एस्केलरेट करेंगे अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, ओके। फिर देखो m2 ज़्यादा है तो जो नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में वो क्या लगता है, m2g cos थीटा लगता है। वो m1g cos थीटा से ज़्यादा होगा। तो इस तरफ से लगने वाला नॉर्मल अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है कि वेज हमारा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं आराम से कि वेज जो है इस तरफ एस्केलरेट कर रहा है। ओके, और इसका एस्केलरेशन है a। ठीक है, ओके। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, हम लोग सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, है ना, और फिर उससे एस्केलरेशन कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें, हमसे पूछा है वेज का एस्केलरेशन ना, तो चलो मैं वेज से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर वेज को कंसिडर करें, सो दिस इज़ माई वेज। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो पुली कनेक्टेड होती है वेज से, ये भी वेज का ही पार्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो वेज पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, हमसे हॉरिजॉन्टल में एस्केलरेशन पूछा है ना, क्योंकि वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम में है। तो मैं बस वो फोर्सेस ड्रॉ करूँगा या फिर ऐसे फोर्सेस ड्रॉ करूँगा जिसके मेरे को सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट मिले, है ना। जो फोर्सेस वर्टिकल में लग रहे हैं उनका कोई यूज़ ही नहीं है। जैसे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वेज पे m0g, वो ड्रॉ करके मैं क्या करूँ, कोई फ़ायदा नहीं उसका ड्रॉ करने का। वैसे ही जो नॉर्मल ग्राउंड लगाएगा इस वेज पे उसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा टेंशन T, एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा टेंशन T, राइट। इस स्ट्रिंग में मैंने मान लिया टेंशन T है। ओके, लेकिन देखो इसका भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे ना। ये दोनों एंगल सेम दिए हुए हैं, तो इस तरफ क्या आएगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर भी क्या आएगा टी कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों फोर्सेस का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस वेज पे कुछ इस तरह से, इस लाइन के अलोंग, राइट। तो ऐसे लगेगा, ये इस लाइन के अलोंग एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा m2 जो कि लगाएगा इस वेज पे। तो इसको मैं कह देता हूँ n2। वैसे ही इस लाइन के अलोंग, मतलब इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, जो m1 मास है वो एक नॉर्मल लगाएगा इस पे n1, राइट। इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना आएगा वो देखते हैं। ओके, तो एंगल अब हमें निकालना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये है हमारा n1, राइट, और ये था हमारा वेज का इंक्लाइंड जो कि थीटा एंगल पे था, राइट, और ये था 90 डिग्री। मेरे को निकालना है ये वाला एंगल, है ना। तो देखो, ये 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, सही है ना। देखो, ये 90 प्लस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन का कितना कंपोनेंट आ जाएगा, n का कॉस वाला कंपोनेंट। तो ये n कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा n साइन थीटा, राइट। तो इन दोनों फोर्सेस को मैं कंपोनेंट कर देता हूँ इस तरफ, तो आ जाएगा n1 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा n2 साइन थीटा।
और कोई फोर्सेस तो नहीं है अब, तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल में, और ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, n2 साइन थीटा माइनस n1 साइन थीटा इज इक्वल टू m0 इंटू ए, राइट। बस हमें n2 और n1 पता होना चाहिए तो हमें a मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा। अब एक काम मैं करता हूँ, इन दोनों को साथ में ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐसे मैंने खोल दिया, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हुआ ये कि टेंशन ना हम लोग को कंसिडर नहीं करना पड़ा, क्योंकि टेंशन यहाँ पे क्या हो गया कि इंटरनल फोर्स हो गया, तो कैंसिल ही हो जाएगा। इस तरफ कितना फोर्स आएगा, m1g साइन थीटा, इधर आएगा m2g साइन थीटा, राइट। फिर उसके बाद नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पे, तो m1 पे कितना लगेगा, n1, राइट। क्योंकि m1 ने वेज पे n1 फोर्स लगाया था, तो वेज भी m1 पे n1 फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ लगेगा n2। एक बात यहाँ पे और है कि देखो, वेज जो है ना एक एस्केलरेटेड फ्रेम है, तो यहाँ पे मैं किस फ्रेम से ड्रॉ कर रहा हूँ FBD m1 और m2 का, वो भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये वेज आगे भी जा रहा है और इसे इंक्लाइन प्लेन पे भी मूव कर रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए मैं वेज के ही फ्रेम में ड्रॉ करूँगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, ये है मेरा ऑब्जर्वर। तो इसको क्या दिखेगा, इसको बस दिखेगा कि ये वेज पे मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स, ठीक है। ओके, सो स्यूडो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे m1 और m2 पे, ये a से इस तरफ जा रहा है तो m1a इस तरफ लगेगा, राइट। m1a इस डायरेक्शन में लगेगा, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं कंपोनेंट कर दूंगा। सो इधर लगेगा m1a और m2 पे लगेगा m2a, राइट। सो मैंने क्या किया, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग मैंने कंपोनेंट्स किए हैं। सो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, राइट, है ना। सो m1a cos थीटा, सो इस तरफ आएगा m1a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर भी आएगा ना एक m1a sin थीटा। ओके, वैसे ही m2 के केस में देखो, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। सो अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, m2a cos थीटा, m2a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा फोर्स m2a sin थीटा, राइट। अब देखो हमें n1 और n2 निकालने हैं ना, तो देखो फॉर दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए जो ये इंक्लाइन है उसके परपेंडिकुलर तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये क्या है, या कहीं इस डायरेक्शन में ये दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में हैं, है ना। तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि n1 जो है ये इक्वल है m1g cos थीटा प्लस m1a sin थीटा के, और n2 इक्वल है, ओके। अब बस इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सॉल्व। सो n2 में sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये आ जाएगा m2g sin थीटा cos थीटा माइनस m2a sin स्क्वायर थीटा, माइनस n1 में sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये आ जाएगा m1g sin थीटा cos थीटा माइनस m1a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m0a। अब हमें a निकालना था, तो a के जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हमें एक साइड करना होगा, तो ये है और ये है, सो इसको इधर ले आएंगे। सो फाइनली a क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 g sin थीटा cos थीटा अपॉन
ओके, सो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा एक्सलेरेशन इक्वल टू m2 - m1 g sin थीटा cos थीटा अपॉन m1 + m2 sin स्क्वायर थीटा प्लस m0।